हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमए हिस्ट्री के जो डिस्टेंस मोड के एग्ज़ाम्स हैं वो एनुअल मोड जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, MH1 का जो है मंडे को जो 2 दिन पहले वो एग्ज़ाम हो चुका है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो कि सॉल्व करने वाले हैं। कुछ मैं टिप्स और मेथड्स आपको देने वाली हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही एमए हिस्ट्री से कंप्लीट किया है और फर्स्ट डिवीज़न मेरी रही थी। तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को समझना है। क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जामिनेशन में बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि रिपीट होते हैं या फिर जो उन क्वेश्चन का नेचर है वो रिपीट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्लीट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा लेकिन उस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो बार बार रिपीट होती रहती है अलग अलग फॉर्म्स में। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। MAH 9 पेपर 9 का जो है ये क्वेश्चन पेपर है। और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें हमें बताना है कि जो 18th सेंचुरी थी इंडियन हिस्ट्री में वो इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड था, ना कि डिक्लाइन का पीरियड है। जैसे कि आपको पता है कि हिस्टोरियंस जो हैं वो 18th सेंचुरी को, जब मुगल टाइम पीरियड का डिक्लाइन हुआ था, मुगल काल का डिक्लाइन हुआ था, उस टाइम पीरियड को मानते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ का ना होकर ये डिक्लाइन का टाइम पीरियड था, इसी वजह से इसे अंधकार का युग भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि वो उन हिस्टोरियंस के बारे में बताइए, उस हिस्टोरियोग्राफी के बारे में आप जिक्र कीजिए, उन फैक्ट्स के बारे में आप बताइए जिनसे ये पता चलता है कि 18th सेंचुरी में भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, वो अंधकार का युग नहीं था जैसे कि कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैंने आंसर प्रिपेयर करा था, वो आंसर थोड़ा सा डिटेल में हम शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पर आया था कि इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा था कि जैसे कि 18वीं शताब्दी को अंधकार का युग कहा जाता है, लेकिन आजकल का जो टाइम पीरियड है, जो रिसर्च वगैरह हुई है, उससे हमें पता चलता है कि ये अवधारणा जो बनाई गई थी, ये जो थॉट प्रोसेस बनाया गया था, वो मुगल्स को केंद्र में रखकर, सेंटर में रखकर बनाया गया था। जबकि हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में हमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स दिखते हैं जहाँ पर आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिखाई देती है। और हमेशा से ये माना गया है जैसे कि एक जो केंद्रीय शक्ति है, एक जो सेंट्रल पावर है, जब उसका डिक्लाइन होता है तो हम ये मान लेते हैं कि उस टाइम पीरियड के बाद अंधकार का युग आ जाता है, डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसके साथ साथ जो है वो छोटी छोटी जो पावर्स हैं, वो पावर्स भी तो काम कर रही होती हैं। तो इसी तरीके से इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने लिखा था कि इन क्षेत्रीय शक्तियों, वही जो पावर्स हैं, छोटे छोटे पावर्स हैं, क्षेत्रीय शक्तियों पे अपना अध्ययन को आधारित करते हुए बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो बात को बताते हैं कि 18वीं शताब्दी अंधकार का युग ना होते हुए एक विकास का दौर पीरियड था। और इसमें कौन कौन से हिस्टोरियंस आते हैं वो हिस्टोरियंस यहाँ पर बताए हैं, जिस तरीके से मैंने कि अश्विनी दास गुप्ता जो है, स्टुअर्ट गर्स जो हैं, रिचर्ड्स हैं, मुजफ्फर आलम जो हैं, C.A. बेली जो हैं, ये जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बात को बताते हैं कि अंधकार का टाइम पीरियड ना होकर आर्थिक विकास का समय था। और जैसे कि C.A. बेली बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन का अर्थ ये नहीं कि भारतीय संस्थानों का भी यहाँ पर पतन हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद जो फर्स्ट हेडिंग थी कि आर्थिक समृद्धि का दृष्टिकोण, कि किस तरीके से पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो जिस तरीके से जो छोटी छोटी पावर्स थी वो पावर्स जब बढ़कर आ रही थी और उन पावर्स में, उन क्षेत्रीय शक्तियों में जो शक्तिशाली वो क्षेत्रीय शक्तियाँ हो रही थी, उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी उन स्थानों पर केंद्र, चाहे सेंट्रल पावर जो है वो कमज़ोर हो गई थी, उसके बावजूद भी क्षेत्रीय पावर्स अभी भी अपना डेवलपमेंट कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, आर्थिक समृद्धि के हमें पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जो इतिहासकार हैं वो इस अवधारणा का खंडन करते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन आर्थिक, सांस्कृतिक, संस्थागत, मतलब कि वो इस बात को नहीं मानते कि जो मुगल डिक्लाइन हुआ था उसका रीज़न आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कारण थे, बल्कि जो छोटी छोटी पावर्स थी वो इतनी ज़्यादा, जैसे कि बंगाल है, ठीक है ना, हैदराबाद है, ये जो पावर्स थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी कि यहाँ पर उसकी वजह से मुग़ल जो टाइम पीरियड है, मुग़ल जो साम्राज्य है उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। और जो
आर्थिक समृद्धि थी किनमें देखने को मिली, जो ज़मींदार थे इनकी डेवलपमेंट हो रही थी, व्यापारी वर्ग थे इनकी समृद्धि हो रही थी। इसकी वजह से इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ करी और अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र कराना शुरू कर दिया। अगर आपको ये बात पता होगी कि क्षेत्रीय शक्तियों को किस तरीके से उदय हुआ था, तो आप इस पॉइंट को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ज़मींदार और व्यापारी किस तरीके से स्ट्रांग हुए थे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पावर बनानी शुरू करी थी। ठीक है, विद्वानों ने मुगल पतन और अंधकार युग के सिद्धांत का उपरांत पूर्वकालिक दावों को चुनौती दी। यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेलिंग में इसी पॉइंट्स को आगे बताया गया है। अब कृषि क्षेत्र में समृद्धि की कृषि क्षेत्र ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट होता है कि जब भी एग्रीकल्चर आगे बढ़ता है, एग्रीकल्चर में वृद्धि होती है, तो वो साइन दिखाता है कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि जिस तरीके से 17वीं सेंचुरी में कृषि को, एग्रीकल्चर को हम डेवलप होते दे रहे थे, वही डेवलपमेंट हमें आगे 18वीं सेंचुरी में भी दिखाई देता है। जैसे कि एसपी गुप्ता जो है, प्रोफेसर एसपी गुप्ता जो है, वो बताते हैं कि पूर्वी राजस्थान में जो है उगाई जाने वाली जो फसलें थी उसके संबंध में लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी में 18वीं सेंचुरी में उगाई जाने वाली अनाजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। मतलब कि जितनी कृषि पहले हो रही थी उससे ज़्यादा अब जो कृषि हमें देखने को मिल रही थी उससे ज़्यादा हमें एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा था। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट है कि हाँ 18वीं सेंचुरी में आर्थिक विकास या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, ये यहाँ पर हिस्टोरियन बता दें कि यूरोप में जहाँ पर सिर्फ एक जगह पे एक ही फसल उगाई जा रही थी, तो वहाँ पर इंडिया में ये दोहरी फसल का यहाँ पर टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो दिलबाग सिंह है उनका थोड़ा सा मत, और प्रोफेसर दिलबाग सिंह है उनका मत यहाँ पर शेयर किया गया है कि वे कृषि आंकड़ों के आधार पर बताते हैं कि किसानों के द्वारा जितनी कृषि 17वीं सेंचुरी में हो रही थी, 17वीं शताब्दी में हो रही थी, उतनी ही अगली सदी में भी उगाई जा रही थी। ये जब फैक्ट्स और डाटा इकट्ठा करते हैं उसके बिहार पर ये बात बोलते हैं, तो वहाँ पर ये मैंने पॉइंट जो है यहाँ पर शेयर किया है। फिर व्यापारिक क्षेत्र, इकोनॉमिक की जब बात आएगी, ट्रेड की भी बात आएगी, तो यहाँ पर प्रोफेसर तपन चौधरी जो है वो यहाँ पर फैक्ट्स शेयर करते हैं कि उनके अनुसार भारत को एक पूरे खंड में मानकर हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। मतलब कि एक पूरा कंप्लीट भारत को अध्ययन करते हुए उस एक छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हुए वहाँ की हमें देखनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है नहीं होती। देखिए, जब भी आप एक आंसर लिखेंगे ना, जो आपको अर्जुन सिंह से या फिर किसी भी डिस्टेंस मोड से आपको नोट्स या फिर रीडिंग्स मिलती हैं, आप उसके बिहाफ पे एग्जामिनेशन में जाके आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ एक तो ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रॉपर ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। एक जो स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका मास्टर्स का या ग्रेजुएशन का आंसर राइटिंग का, वो स्टैंडर्ड आप तब तक मेंटेन नहीं कर सकते जब तक कि आप डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, बुक्स के जो सोर्सेज हैं, उन्हें ना इकट्ठा करें और उनके बिहाफ पर आंसर राइटिंग ना करें। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर ये एक आंसर प्रिपेयर करा है तो वो इस बिहाफ पर आंसर प्रिपेयर करा है कि मैं अलग अलग बुक के रिसोर्सेज ले सकूँ, वहाँ से पढ़ सकूँ और उनके जो पॉइंट्स हैं उन्हें लेकर एक जगह आकर आंसर राइटिंग कर सकूँ। ठीक है, तो इसी वजह से जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं उनका रेफरेंस यहाँ पर देना इजी हो जाता है। तो प्रोफेसर तपन राय चौधरी जो हैं वो एक महत्वपूर्ण तथ्य को शेयर करते हैं कि उनके अनुसार भारत को एक पूरे खंड में न बांटकर अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग भागों की क्षेत्रीय जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर राजस्थान है, राजस्थान की जो सिचुएशन है वो अलग है, दिल्ली है, दिल्ली की जो सिचुएशन है वो अलग है, तो जो क्षेत्रीय स्थितियां हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो खेती के साथ साथ जो छोटे छोटे जो ट्रेड थे, उद्योग थे, फैक्ट्रीज थी, वो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय इकोनॉमी जो है उसकी जो है विशेषता दिखा रही होती है। तो गांवों में भी अगर कृषि हो रही होती है, गांवों में भी कृषि उत्पादन और गैर कृषि उत्पादन तथा को अलग अलग सेपरेट रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि विदेशी बाज़ारों में भी जो निरंतरता बनी हुई थी, मतलब कि वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही थी, देसी और विदेशी। मतलब कि अंग्रेज़ों के जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर भी हमें डेवलपमेंट कई जगह देखने को मिलती है, और जो देसी जो इंडियंस फैक्ट्रीज थी वहाँ पर भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जिसके कारण से उत्पादकता में जो जितना भी उत्पादन हो रहा था उसमें वृद्धि हो रही थी, और अफ्रीका जैसे देशों में कपड़ा निर्यात किया जाने लगा था।
कि अफ्रीका जैसे देशों में भी कपड़ा भेजा जाने लगा था, ठीक है। और जो विशाल जो जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही थी, शहरी जनसंख्या हो रही थी, तो उसकी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स भी बढ़ती जा रही थी। जैसे कि पश्चिमी राज्यों में जो रेशम है, रेशम के कपड़े हैं, उनके जो सेंटर है वो खुलने शुरू हो गए थे। शहरी उद्योगों का विकास होना शुरू हो गया था। हीरो का जो उत्पादन है गोलकुंडा में, कर्नाटक में, मैसूर में, वहाँ पर ये पॉपुलर हो रहा था। तो ये सारे जो साइन है वो किस तरीके से इस चीज़ को दिखा रहे हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखा रहे हैं। तो प्रोफेसर अतहर अली कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो दूसरे चित्र को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात आर्थिक पतन के दौर की शुरुआत हुई थी। उनके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो राज्य उभर कर आए उन पर निश्चित ही आर्थिक दबाव था और समृद्धि के लिए नीतियों का भी गठन कर रहे थे। मतलब कि जो अंग्रेज़ों के आने के बाद जो दबाव उन पर हुआ, जो उनका नुकसान हुआ, तो उस नुकसान से भी निपटने के लिए जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो अब अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रहे थे। उन पर ये बर्डन था कि अब हमारा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भी हमें भरपाई करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डेवलपमेंट करना है और उसी के लिए हमें पॉलिसीज़ बनानी है। अब C.A. बेली का यहाँ पर जो क्या थॉट है कि उनका जो मानना है कि मुग़ल साम्राज्य का अगर डिक्लाइन हुआ तो उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि पूरे भारत का या भारतीय संस्थानों का यहाँ पर पतन हो गया। उनके अनुसार प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने एक रुकावट के बजाय निरंतरता, मतलब कि वहाँ पर चीज़ें चलती रहीं, वहाँ पर रुकावट नहीं आई। प्लासी क्रांति के पश्चात केवल एक परिवर्तन ये आया था कि अंग्रेज़ी जो अधिकारी थे वो मुग़लों के, अब मुग़ल जो मतलब कि एक तरीके से जो उनके हाथ में अथॉरिटी आ गई थी, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आर्थिक जो समृद्धि है वो रुक गई थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी यहाँ पर हो रहा था। और इस चीज़ को कौन से हिस्टोरियन सपोर्ट करते हैं? संशोधनवादी जो दृष्टिकोण वाले जो इतिहासकार हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि मुजफ्फर आलम जो हैं वो अपनी पुस्तक में बताते हैं कि अच्छा उदाहरण देते हैं कि उनका मानना है कि इस समय में जो आर्थिक वृद्धि थी और समृद्धि थी वो एक मतलब कि गठजोड़ में देखने को यहाँ पर मिल रही थी, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो ये साबित करते हैं कि इस समय जमादामी मतलब कि एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ और पैसे की जमा हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो ये सारी इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू करा है और डिटेल में, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री का जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से डीप आंसर राइटिंग और यहाँ पर जो फैक्ट्स है वो मतलब कि एक लॉन्ग आंसर राइटिंग, डीप और लॉन्ग दोनों करनी पड़ती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिमांड करती है आपसे हिस्ट्री जो एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो C.A. बेली हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं कि एक ऐसा भी सामाजिक वर्ग था, एक ऐसी भी सोशल क्लास थी जिनके अधिकारों को कभी भी नहीं छीना जा सकता था, ना ही मुग़लों ने उनके अधिकारों को छीना था और उन्हें पोर्टफोलियो कैपिटलिज्म उन्हें यहाँ पर बोला गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप रीडिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो अब केंद्र के पास राजस्व पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा था, वो राजस्व अब क्षेत्रीय जो राज्य थे उन पर यहाँ पर लग रहा था। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, फ्रूटफुल लगी है, बेनिफिशियल लगी है तो प्लीज़ बताइए ताकि मैं जो आगे के आंसर है वो कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू सो मच।